राधे राधे प्यारे बच्चों। विलेयता अपना टॉपिक चल रहा था और इस विलेयता में अपन ने पढ़ लिया था फर्स्ट ठोसों की द्रवों में विलेयता। पहला पढ़ लिया था ठोसों की द्रवों में विलेयता। आज अपन पढ़ेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता। तो अपना टॉपिक क्या है? टॉपिक है गैसों की द्रवों में विलेयता। गैस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, द्रव अमोनिया, पानी, अल्कोहल, बेंजीन, ईथर। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं अपन किसकी? गैसों की द्रवों में विलेयता पढ़ रहे हैं भाई। टॉपिक ये रहा, हटाओ ये रहा। क्या टॉपिक है बताएं? गैसों की द्रवों में विलेयता अपन पढ़ रहे हैं। सही है भाई। कौन कौन से कारक हैं जो इसको प्रभावित करेंगे? बीच बीच में अपन क्या करते हैं, वीडियो भी देख लेते भाई, चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है, तो क्या करें? गैसों की द्रवों में विलेयता को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक है भाई जो प्रभावित करेंगे, या किन किन कारकों पर ये निर्भर करता है? फर्स्ट, विलेय। विलेय का मतलब कौन है यहां? विलेय गैस ही तो है। विलेय की प्रकृति। तो पहला अपन ले रहे हैं भाई क्या? नेचर ऑफ सॉल्वेंट फर्स्ट ले रहे हैं। दो तीन बात बोलूंगा यहां मैं। पहली बात कि जो गैस विलायक से क्रिया कर जाती हैं उनकी विलेयता उस विलायक में अधिक होगी। पहला फैक्टर क्या है भाई? पहली लाइन क्या है कि जो गैस विलायक से क्रिया कर जाती हैं उनकी विलेयता उस विलायक में अधिक होगी। फॉर एग्जाम्पल NH3 है, इसको पानी में डाला, दोनों ने मिलकर पता है क्या बना दिया? NH4OH बना दिया। क्या बना दिया? NH4OH। ठीक है भाई, NH4OH बना दिया। इसी तरीके से अगर आप CO2 को पानी में घोलोगे तो ये CO2 भी क्या बनाता है? H2CO3 बनाता है। तो ये अमोनिया और ये CO2 दोनों की विलेयता पानी में ज़्यादा क्यों है बताएं? क्योंकि दोनों ही गैस पानी से क्रिया कर जाती हैं। तो पहला, जो गैस क्रिया कर जाएगी उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। दूसरा, जो गैस विलायक में आयनित हो जाती है उसकी विलेयता भी उस विलायक में अधिक होगी। फैक्टर नंबर 2 कि जो गैस विलायक में आयनित हो जाती है, आयनों में टूट जाती है, उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप HCl को पानी में पटकें
तो ये HCl उसमें टूट जाता है H प्लस में और Cl माइनस में। H प्लस भी पानी से गिर जाएगा, आप लिखेंगे एक्वस। Cl माइनस भी पानी से गिर जाएगा, आप लिखेंगे एक्वस। तो HCl को जो ही आप पानी में डालोगे वो अपने आयनों में टूट जाता है। पहला पढ़ लिया कि जो गैस विलायक से क्रिया कर जाएगी वो घुल जाएगी। दूसरा फैक्टर आपने क्या पढ़ा बताएं, कि जो गैस विलायक में डालने के बाद आयनों में टूट जाती है, आयनित हो जाती है, वियोजित हो जाती है, उसकी विलेयता भी ज्यादा होगी भाई। ठीक है। तीसरा, जो गैस ना तो विलायक से क्रिया करती है ना ही विलायक में आयनित होती है, उसकी विलेयता उस विलायक में कम होगी। तो जो गैसें न तो क्रिया करती हैं और ना ही आयनित होती हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे O2 है, N2 है, इनकी सॉल्युबिलिटी अगर पानी में देखोगे तो पानी में कम होगी, पानी में कम विलेय हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा भाई कि विलेय नहीं है, सॉल्युबिलिटी कम है पानी में, क्योंकि ये पानी से न तो क्रिया करती है न उसमें आयनित होती हैं। तो जो गैसें न तो क्रिया करेंगी न उसमें आयनित होंगी, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बताओ, कम होती है। ऑक्सीजन रक्त में विलेय है, अच्छी विलेयता रखती है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है किसकी, O2 की। किसमें, रक्त में। रीजन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेता है। रीजन क्या बताओ, रीजन है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेता है, इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी रक्त में ज्यादा होती है भाई। O2, N2 अल्कोहल में ज्यादा सॉल्युबल हैं पानी के बजाय। पानी के बजाय ज्यादा सॉल्युबिलिटी रखते हैं किसमें, अल्कोहल में। कौन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो पहला आपके पास हो गया गैस की प्रकृति, नेचर ऑफ गैस या नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तीन चीजें पढ़ी आपने यहां। जो क्रिया कर लेगी वो भी सॉल्युबल हो जाएगी, जो आयनित हो जाएगी जो भी सॉल्युबल हो जाएगी, और जो न क्रिया करेगी न आयनित होगी उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, पहला फैक्टर हो गया, पहला प्रभावित करने वाला कारक हो गया, या विलेयता की निर्भरता फर्स्ट फैक्टर पर। दूसरी लेते हैं भाई, विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, पहले मैं एक नियम बताऊं। नियम आपने पहले से ही पढ़ रखा है कि समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। लाइक डिसॉल्व लाइक, ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलेगा, अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलेगा, कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में घुलेंगे, समान समान को घुलता है। ये आपके पास यहां रूल है। ठीक है, मैं बात करता हूं जनाब H2O की, और H2O एक ध्रुवीय विलायक है। तो इस ध्रुवीय विलायक में विलेय हो जाएंगी क्या,
HCl, NH3, SO2 जैसी ध्रुवीय गैसें। तो HCl, NH3, SO2 जैसी ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायक में विलय होंगी। तो पहली लाइन क्या लिखूंगा बताओ मैं कि ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय गैस विलय होंगी, या फिर मैं कहूंगा ऐसे कह सकता हूं इसको सोलेबिलिटी ज्यादा होगी, विलेयता ज्यादा होगी। तो ध्रुवीय ध्रुवीय हो गया, बेंजीन C6H12, ईथर, ठीक है, CCl4, ये आपके पास भाई CCl4, ये आपके पास क्या है, अध्रुवीय विलायक है, या फिर मैं कहूं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कार्बनिक विलायक है। तो अध्रुवीय विलायकों में विलय हो जाएंगी अध्रुवीय गैस। अब अध्रुवीय गैस तो यहां मैं बता रहा हूं N2O2 Cl2, ये क्या है, ये है सह संयोजक गैस या अध्रुवीय गैस, ठीक है भाई। तो अध्रुवीय अध्रुवीय में घुल जाएगी, ध्रुवीय ध्रुवीय में घुल जाएगी। तो यहां आप क्या कहेंगे बताओ कि सह संयोजक या अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायकों में विलय होंगी। तो सहसंयोजक या अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायकों में सोल्यूबल होगी भाई, ठीक है। सहसंयोजक अध्रुवीय गैस की बात होगी कि अध्रुवीय विलायकों में सोल्यूबल हो जाएगी। तो क्या हो गया दूसरा, समान समान को बोलता है, ध्रुवीय ध्रुवीय में, अध्रुवीय अध्रुवीय में, ठीक है भाई। दो फैक्टर हो गए। तीसरा ले लें, तीसरा है अपने पास जनाब टेम्परेचर। तीसरा ले लेते टेम्परेचर। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर शेष सभी गैसों का पानी में घुलना एक ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है। अतः ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। पहले ही पढ़ लिया, ध्यान रखना, अपन ने क्या पढ़ा था पहले ही, अपन ने पहले ही पढ़ा था कि प्रक्रम अगर ऊष्माक्षेपी हुआ, प्रक्रम अगर ऊष्माक्षेपी हुआ तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में ताप बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है भाई। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हो, ताप बढ़ाओ, सॉल्युबिलिटी घटती है। अपन ने पहले ही पढ़ लिया था ठोसों की द्रव में विलेयता में, ठीक है। यहां भी वही है, ऑक्सीजन पानी में घुल रही है, आप गर्म करोगे ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाएगी भाई, बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा है, सॉल्युबिलिटी घट गई।
ठीक है, क्यों? क्योंकि सभी गैसों का पानी में घुलना एक कौन सा प्रक्रम होता है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। हाइड्रोजन हीलियम में उल्टा होता है। हाइड्रोजन व हीलियम का पानी में घुलना एक ऊष्माशोषी प्रक्रम है, अतः ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। तो हाइड्रोजन हीलियम में क्या होगा भाई? टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, जबकि और दूसरे विलायक आप लेंगे तो उनमें टेम्परेचर बढ़ाने पर, और दूसरी गैस लेंगे तो वहां टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है। फैक्टर 3। चौथा ले लेते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक और बात बताता हूं, और वो बात है यहां अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक क्या है भाई? कि गैसों की द्रवों में विलेयता को किससे प्रदर्शित करते हैं? अवशोषण गुणांक से प्रदर्शित करते हैं। गैसों की द्रव में विलेयता को किससे प्रदर्शित करते हैं? अवशोषण गुणांक से। अब ये अवशोषण गुणांक होता क्या है भाई? अवशोषण गुणांक होता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी में उपस्थित गैस का एनटीपी पर आयतन, एनटीपी पर आयतन क्या कहलाएगा भाई? अवशोषण गुणांक कहलाता है। या सीधी बात बोलूं क्या मैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी में कितनी गैस है ml में, वो उसका अवशोषण गुणांक कहलाएगा। एनटीपी होनी चाहिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 ml। 1 ml पानी में कितनी ml गैस है? 1 ml पानी में कितनी ml गैस है, वो उसका अवशोषण गुणांक कहलाएगा। ठीक है, मैं कुछ गैसों के अवशोषण गुणांक की बात करता हूं। NH3, HCl, SO2, H2S, CO2, O2 और N2। N2 का अवशोषण गुणांक सबसे कम है और अमोनिया का अवशोषण गुणांक सबसे ज़्यादा है। तो ये हो गया आपके पास किसका ऑर्डर भाई? अवशोषण गुणांक का ऑर्डर, कि सबसे ज़्यादा अवशोषण गुणांक अमोनिया का है, फिर HCl का, फिर SO2 का, फिर H2। तो कितने फैक्टर पढ़ लिए अब आपने? विलेय की प्रकृति पढ़ ली, विलायक की प्रकृति पढ़ ली, टेम्परेचर पढ़ लिया। अब चौथा लेते हैं अपन, दाब का प्रभाव। किसका प्रभाव? दाब का प्रभाव। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। यहां आपने कोई पिस्टन लगा रखी है और यहां पानी है, ठीक है, और इसके ऊपर यहां कोई गैस है। ठीक है, तो भाई आप यहां प्रेशर बढ़ाओ तो ये जो गैस है ये पानी में ज्यादा घुलेगी। यानी सीधी बात है कि दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलेयता बढ़ती है। दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ती है और इसे अपन
इसे हेनरी के नियम से समझा जाता है। कौन सा नियम लेंगे अपन यहां लेंगे भाई हेनरी का नियम। तो ध्यान रखना यहां प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस विलायक में ज्यादा घुलेगी, ये हो गया दाब का प्रभाव। इसी दाब के प्रभाव को अपन हेनरी के नियम के आधार पर समझाएंगे आगे। ठीक है, आगे चले।